हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस लवर। हमने लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे एसिड बेस और साल्ट्स, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इस क्लास में देखें हम कि एसिड और बेस किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या हमारे पास उसके अंदर चेंजेस आएंगे। तो चलिए एक एक्टिविटी से समझते हैं। हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर हमने डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारे पास, एसिड है या फिर बेस है? बेस है, क्योंकि ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करता है। ठीक है, इसके अंदर डाला हमने इंडिकेटर हमने लिया फिनोप्थलीन। जब हम फिनोप्थलीन को, और इसकी सिर्फ कुछ बूंदें ही लेनी है, 1 या 2 ड्रॉप्स। ठीक है, जब हमने फिनोप्थलीन को बेस के अंदर ऐड किया तो क्या चेंज आएगा कलर के अंदर? वो पिंक कलर का हो जाएगा सॉल्यूशन। तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हमारे पास NaOH का सॉल्यूशन है वो हमारे पास किस कलर का हो गया? पिंक कलर का। ठीक है, अब इसके अंदर डाला हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है हमारे पास? एसिड हो गया। ये हमारे पास एसिड हो गया और जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड था वो बेस हो गया। अब जैसे जैसे हम इस सॉल्यूशन के अंदर एसिड डालते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, जो इस सॉल्यूशन का पिंक कलर था ना वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये सॉल्यूशन कम्प्लीटली कलरलेस हो जाएगा। और जब ये सॉल्यूशन कलरलेस हो गया इसका मतलब क्या है कि जो हम एसिड डाल रहे थे उसने जो बेस का इफेक्ट था ना उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है या फिर उसको नलीफाइड कर दिया है। नलीफाइड का क्या मतलब होता है कि ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो एसिड ने बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, अब अगर हम इसको एक रिएक्शन की फॉर्म के अंदर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? एक मिनट रुको। हमने क्या क्या लिया था? बेस क्या लिया था हमने? सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था। और जो एक क्या लिया था रिएक्टेंट हमारे पास? एसिड था। इन दोनों को मिलाने के बाद ही रिएक्शन हुई है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड था हमारे पास और साथ में क्या था? HCl। ये हमारे पास बेस है और ये है हमारे पास एसिड। जब इनकी रिएक्शन हुई तो इन्होंने हमारे पास क्या बना दिया? सोडियम क्लोराइड और साथ में H2O मॉलिक्यूल्स। H2 मीन्स वाटर। जो सोडियम क्लोराइड है ये क्या है हमारे पास? साल्ट है और ये वाटर हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इसको अगर हमें जनरल फॉर्म में लिखना हो इस इक्वेशन को तो हम कैसे लिखेंगे कि बेस, उसके अंदर जब हम एसिड डालेंगे तो वो हमें सोल्ट की फॉर्मेशन देंगे और साथ में वाटर रिलीज होगा। ठीक है, ये इसको हम जनरल फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर आप चाहो तो साथ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि जो रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए लिख देती हूँ मैं आप लोगों के लिए। किस किस के बीच में रिएक्शन? द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स and bases to give a salt and water is known as neutralization reaction। उसको क्या बोलेंगे हम? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए अब ये यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास साल्ट बनता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ। अब फर्स्ट की जो मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? मेटेलिक ऑक्साइड के अंदर मेटल होंगे और साथ में उसका ऑक्साइड होगा। और एक होते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, इनके अंदर हमारे पास मेटल नहीं होती, इनके अंदर होती हैं नॉन मेटल्स होते हैं और उनके ऑक्साइड। ठीक है, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड, ये हैं मेटल्स के ऑक्साइड। ठीक है,
तो अब चलिए इसको समझते हैं एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के साथ। फर्स्ट हम देख रहे थे रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड किसके साथ, एसिड के साथ। तो अब जैसे हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर हमने डाल दिया कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CuO, छोटी फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। ये कॉपर क्या होती है, हमारे पास मेटल है, तो ये एक हमारे पास क्या है, मेटालिक ऑक्साइड। इसके अंदर फिर हमें किसके साथ रिएक्शन करवानी है, एसिड डालना है, तो इसके अंदर फिर डालेंगे हम, जैसे हमने ले लिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और ये है ना, हमें स्लोली स्लोली इसके अंदर ऐड करेंगे, और इसके अंदर जब हम इसको ऐसे ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास कलर के अंदर चेंज आएगा। जो कलर आएगा वो हमारे पास ब्लू ग्रीनिश सा कलर आएगा। और जो ये कलर चेंज है ये हमारे पास शो करता है कि हमारे पास जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है, नहीं सॉरी, जो कॉपर क्लोराइड है उसकी फॉर्मेशन हो चुकी है। अब इसको अगर हमें रिएक्शन की फॉर्म में लिखना होगा तो हम किस तरीके से लिखेंगे, अगर इस पूरी चीज़ को हमें अगर एक रिएक्शन के अंदर लिखना है तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में क्या लिया, मेटालिक ऑक्साइड लिया, उसके अंदर हमने ऐड करवाया एसिड, और जो हमारे पास प्रोडक्ट मिला वो मिला हमें कॉपर क्लोराइड, और साथ में हमारे पास क्या निकला, वाटर। अब हमारे पास जो ये है ये तो हो गया हमारे पास एसिड, और जो ये कॉपर ऑक्साइड है हमारे पास वो यहाँ पे एज ए बेस की तरह काम करती है, ठीक है। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं ऑलमोस्ट, इसको हम अलग पेज पे लिखते हैं। हमारे पास क्या थी रिएक्शन, कॉपर ऑक्साइड की हमने रिएक्शन करवाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और उसने हमें दे दिया कॉपर क्लोराइड और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स। जो ये हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड है, अगर इसको हम जनरल फॉर्म में लिखें तो ये क्या था, हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड था, और ये था हमारे पास एसिड। उसकी रिएक्शन होने के बाद हमें क्या मिला, सोल्ट मिला, और साथ में हमें क्या मिला, वाटर, ठीक है। जो ये मेटालिक ऑक्साइड है वो ऑलमोस्ट बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो एल्यूमिनियम और जो जिंक है, यहाँ पे इसको आप स्टार लिख के लिख सकते हो कि जो एल्यूमिनियम और जो जिंक है वो हमारे पास एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। और जो मेटल हमारे पास एसिड की तरह भी बिहेव करे और बेस की तरह भी बिहेव करे उसको हम बोलते हैं कि वो हमारे पास किस नेचर के हैं, एम्फोटेरिक नेचर के, ठीक है। तो जो हमारे पास ये एल्यूमिनियम हो गया और जो ये जिंक है ये हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं, एम्फोटेरिक मेटल्स होती हैं। अब ये तो हमने देखा कि जो मेटल्स, जो मेटालिक ऑक्साइड है वो एक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं, हमारे पास याद रखना है कि हमें मेटालिक ऑक्साइड प्लस में एसिड क्या देते हैं, साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कि अगर हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन कराएं बेस के साथ, नॉन मेटालिक्स के अंदर मैंने बताया था कि इसके अंदर नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होंगे, ठीक है। अब जो हमने है ना लास्ट वीडियो में एक रिएक्शन पढ़ी थी कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका दूसरा नाम क्या है, लाइम वाटर, ठीक है, याद रखना है। ये कईयों के जो नेम होते हैं ऐसे वाले उनको याद रखना है। उसकी रिएक्शन करवाई थी हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमें क्या मिला था, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में हमारे पास क्या निकला था, वाटर, ठीक है। और ये था हमारे पास सॉल्ट, और यहाँ पे जो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है, हमारे पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन है वो मेटल तो है नहीं हमारे पास, तो ये क्या हो गया हमारे पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड ये है। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारे पास बेस होता है या फिर एसिड होता है, ये हमारे पास बेस होता है, क्यों, क्योंकि ये हमें हाइड्रोक्साइड आयन निकलते हैं, ठीक है, इसके अंदर। तो क्या अब हम ये जनरलाइज कर सकते हैं कि जो ये नॉन मेटालिक एसिड, अगर ये बेस है हमारे पास तो ये हमारे पास एक एसिड की तरह काम करेगा, क्योंकि जब अब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तभी तो हमारे पास सॉल्ट मिलता है, नहीं,
क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो न्यूट्रल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हमारे पास न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, तो इनको हम एसिडिक नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर उसको हमें जनरल फॉर्म लिखनी है तो हम किस तरीके से लिखेंगे कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है उसकी रिएक्शन करवाते हैं अगर हम बेस के साथ, तो वो हमें क्या मिलता है, सोल्ट प्लस में वाटर। ये इसके आप जनरल इक्वेशन याद रखोगे ना तो आप कोई भी केमिकल रिएक्शन याद कर सकते हो, याद रखने के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि व्हाट डू ऑल एसिड और ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, कि उनके अंदर कुछ कॉमन पॉइंट भी होता है। मैंने शायद आपको फर्स्ट बताया था कि जब मेटल्स हैं रिएक्ट करती हैं एसिड के साथ, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो एक पॉइंट बताया था कि उनके अंदर हाइड्रोजन गैस निकलती है। और शायद इसके ऑलमोस्ट हमने 2 एग्जाम्पल देखे थे कि वो दोनों के अंदर क्या निकलती है, हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो अब हम देखते हैं इसको एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से समझते हैं कि क्या ये चीज़ सही है या फिर नहीं है। हमने क्या किया, हमने ना डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन लिया। ठीक है, जैसे उसके वो क्या करते, जैसे हमने सॉल्यूशन लिया, जैसे ग्लूकोज का ले लिया, अल्कोहल का ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया और ग्लूकोज था। ठीक है, इनके सॉल्यूशन ले लिए हमने, और हमने है ना 2 ये आयरन की नेल ली, इनको हमने इस कोक के अंदर फिक्स कर दिया। ठीक है, और फिर इसको हमने इस बीकर के अंदर रख दिया। अब हम क्या करेंगे, हम पहले इसके अंदर डालते हैं सॉल्यूशन के अंदर, और इस जो ये आयरन की नेल है ना, इनको हमने कनेक्ट कर दिया एक बल्ब के साथ और स्विच के साथ, इन दोनों के टर्मिनल्स को। ठीक है, अब हम इस सॉल्यूशन के अंदर थोड़ा थोड़ा करके पहले डालते हैं एसिड। जैसे हमने पहले डाला इसके अंदर कुछ अमाउंट में डाइल्यूट HCl डाल दिया, तो क्या होगा, ये जो बल्ब है, हमने जो यहाँ पे ये बल्ब लगाया हुआ है, और जैसे ही हम इसके अंदर डाइल्यूट HCl डालेंगे और जैसे इसकी स्विच ऑन करेंगे तो जो ये बल्ब है ना वो जलना शुरू हो जाएगा, मीन्स ग्लो कर जाएगा। ठीक है, वो क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर जब ये सॉल्यूशन के अंदर जाया तो ये H पॉजिटिव आयंस और क्लोरीन नेगेटिव आयंस के अंदर टूट गया, और ये हमारे पास क्या होते हैं, ये कैटायंस है और ये एनायंस है। और किसकी वजह से ये बल्ब ग्लो किया है, जब उसके अंदर करंट आया है। ठीक है, जब ये बल्ब हमारे पास ग्लो किया है, किसकी वजह से किया है ये, क्योंकि उसके अंदर जो ये H पॉजिटिव आयंस हैं, इन आयंस की मूवमेंट की वजह से उसके अंदर करंट प्रोड्यूस हुआ, और उस करंट की वजह से वो बल्ब जग गया। ठीक है, या फिर वो लाइट ऑन होगी। ठीक, अब हम इसके अंदर एक बार तो हमने डाल दिया डाइल्यूट HCl के साथ कर ली, ऐसे ही रिएक्शन करवाएंगे हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसकी। ठीक है, फिर करवाएंगे हम ग्लूकोज के साथ, और फिर करवाएंगे हम अल्कोहल के साथ। ठीक है, आप देखोगे कि जो एसिड के केस में है ना तो ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आएगा हमारे पास ग्लूकोज और अल्कोहल, उनके केसेस में ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जब ऐसे ही उसके अंदर ग्लूकोज और अल्कोहल का सॉल्यूशन डालेंगे उस बीकर के अंदर, तो हमारे पास जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास जो H पॉजिटिव आयंस हैं वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो जितने भी एसिड्स हैं उनके अंदर H पॉजिटिव कैटायन फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एनायन हमारा कुछ भी हो सकता है, वो हमारे एसिड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर HCl होगा तो Cl- होगा, अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो SO4 2- एनायन होंगे, अगर हमारे पास नाइट्रिक एसिड है तो NO3- होंगे, अगर हमारे पास एसिटिक एसिड है तो हमारे पास होगा CH3CO-। ठीक है, तो इन H पॉजिटिव आयंस की वजह से हमारे पास क्या होगा, वो बल्ब ग्लो करेगा, और ये हमारे पास कॉमन होगा हर एक एसिड के अंदर। ठीक है, अब ये तो था हमारे पास कि
तो ये हमारे पास क्या कॉमन पॉइंट आया कि हमारे एसिड्स के अंदर H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होएगा और उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होएगा और उन करंट की वजह से वो बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जब हमारे पास एसिड है और बेस है, अगर उसको हम वाटर सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं तो उनके ऊपर क्या होएगा, एसिड के अंदर क्या चेंज आएगा और बेस के अंदर क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं हम एसिड के साथ। हमने लिया, जैसे हमने लिया एक टेस्ट ट्यूब में, जो ये टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर लिया हमने सोडियम क्लोराइड, ये सॉलिड फॉर्म में है हमारे पास जो हमने ये लिया है। ठीक है, ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है। अब क्या किया हमने, इसको जैसे ये एक्सपेरिमेंट दिखा रखा है इसको इस तरीके से टाई किया। ठीक है, जो ये टेस्ट ट्यूब्स हैं इनको हमने इस तरीके से रखा। अब क्या करेंगे, और जो ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए ना, वो हमारे पास ड्राई होनी चाहिए और क्लीन होना चाहिए। अब इसके अंदर हम ड्रॉप वाइज सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और वो भी कंसनट्रेटेड। तो उसकी वजह से क्या होएगा, जब हम इनके अंदर डालेंगे तो हमारे पास जो H पॉजिटिव आयंस हैं वो HCl के प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली एसिड है तो वो H पॉजिटिव आयंस तो देगा। ठीक है, और ये कब होंगे, जब पानी की प्रेजेंस में होंगे। अगर वाटर प्रेजेंट नहीं है तो हमारे पास ये H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट, या फिर ये H पॉजिटिव आयंस हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, और जो सेपरेशन है H पॉजिटिव आयंस की HCl सॉल्यूशन के अंदर, वो वाटर के एब्सेंस में पॉसिबल नहीं है। अगर हमें HCl में से H पॉजिटिव आयंस अलग करने हैं, तो वो वाटर की प्रेजेंस में ही हो सकते हैं। अगर हमारे पास पानी नहीं है तो वहाँ पे हम H पॉजिटिव आयंस को HCl में से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको अगर हमें रिएक्शन की फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, HCl है साथ में वाटर प्रेजेंट है तो हमारे पास क्या बनेंगे, हाइड्रोनियम आयन। और हमेशा ये याद रखना, जो H पॉजिटिव आयंस है ना वो वाटर के अंदर हाइड्रोनियम आयन के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कभी भी आपको H पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में नहीं मिलेंगे वाटर के केस में। क्यों, क्योंकि जो H पॉजिटिव, अब आप ये समझो वाटर है उसके अंदर जरूरी थोड़ा ना है कि सिर्फ एक ही H2O मॉलिक्यूल्स हो गया, उसके अंदर तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो जो ये H पॉजिटिव आयन है उन H2O के साथ कंबाइन करके हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ठीक है, और ये रिएक्शन हमारे पास प्रोसीड होती है। अब हमारे पास ये तो हमने देखा कि जब एसिड के साथ वाटर रिएक्ट करता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब हम बेस के साथ उसकी रिएक्ट करवाएंगे, और जब हमने एसिड लिया है, इधर जो सल्फ्यूरिक एसिड लिया था वो हमने कौन सा लिया था, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया था। और एक बात हमेशा याद रखना कि जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो गए या फिर कंसनट्रेटेड जितने भी एसिड हैं या फिर बेस हैं, उनके ना बोतल पे इस तरीके का निशान होता है, ये वार्निंग का निशान होता है, क्योंकि इनको यूज़ प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, वरना ये अगर कहीं पे भी स्किन पे टच हो गए ना वो उधर से आपकी स्किन को ख़राब कर देंगे, जला देंगे। ठीक है, और वो हार्मफुल होते हैं। अब देखते हैं, वो तो हमने देखा था कि हमारे पास एसिड का देखा था हमने वाटर के साथ। अब हम देखते हैं बेस का, देखते हैं वाटर के साथ। ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब हमारे पास जैसे हमने बेस ले लिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये किस फॉर्म में टूट जाता है हमारे पास, Na पॉजिटिव और OH माइनस। ठीक है, या फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, वही वाटर के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, K पॉजिटिव और साथ में OH माइनस। और फिर हमने अगर ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, उसकी भी वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और साथ में OH नेगेटिव आयंस निकल जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास हमें क्या पता चला कि जो बेस है वो तो हमारे पास OH नेगेटिव निकलता है। देखो इन तीनों के अंदर क्या है, हमारे पास OH नेगेटिव आयंस ही निकले हैं ना, तो जो बेस है वो तो हमारे पास OH नेगेटिव निकालता है, और जो एसिड है वो हमारे पास क्या देते हैं हमें, H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो
अगर हमारे पास जनरल फॉर्म में हम इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन करें, जैसे एसिड है और ये बेस है, हमें क्या देते हैं, सोल्ट प्लस वाटर देते हैं। हमने ये रिएक्शन स्टार्टिंग में ही पढ़ी थी इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, एसिड को हमने लिख लिया इस तरीके से और बेस को हमने लिख दिया, क्योंकि एसिड तो हमारे पास H पॉजिटिव आयन देते हैं और बेस OH नेगेटिव आयन्स। तो ये क्या होगा, जो ये MX होगा ना, ये आपस में कंबाइन करके सोल्ट बना लेंगे और साथ में ये जो ये H और OH हैं कंबाइन होके हमारे पास क्या आ जाएंगे, H2O या फिर वाटर निकल जाएगा। जो ये H पॉजिटिव आयन्स है और जो ये OH नेगेटिव आयन्स है वो हमें मिलके क्या देते हैं, वाटर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो रिएक्शन हुई हमारे पास इसको बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैंने उस वहाँ पे भी बताई थी आपको। ठीक है, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट। चलिए अब हम ये देखते हैं कि अगर हम वाटर के अंदर एसिड डाल दें तो क्या इफेक्ट होगा, और हम बेस डाल दें तो उसका क्या इफेक्ट होएगा, उस वाटर के अंदर क्या चेंज आएगा। तो जैसे हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर हमने वाटर डाल दिया। ठीक है, मान लिया हमने उसके अंदर डाल दिया, स्टार्टिंग में 10 ml वाटर डाल दिया। अब इसके अंदर हम पहले ही डालते हैं थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉप वाइज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। अगर हमने इसके अंदर कंसंट्रेटेड अगर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो इसके अंदर क्या चेंज आए। और एक हम बात हमेशा याद रखनी है कि हम वाटर के अंदर एसिड या फिर बेस डाल सकते हैं। हम वाटर के अंदर एसिड और बेस डालते हैं। ठीक है, कभी भी एसिड के अंदर हम वाटर नहीं डालते, ये हमेशा याद रखना। क्योंकि जब हम एसिड के अंदर वाटर डालते हैं ना, तो उसका जो बीकर का या फिर जिस चीज़ के अंदर या फिर जिस कंटेनर के अंदर आप ये रिएक्शन कर रहे हो ना, उसका ना टेम्परेचर इतना इंक्रीज कर जाता है कि वो कंटेनर ही फट जाता है, इतनी हीट हो जाती है उसके अंदर। ठीक है, और कई बार तो ये आपकी अगर आप लैब के अंदर परफॉर्म कर रहे हो तो ये इसके अंदर आग भी लग सकती है। तो कभी भी ये हमेशा ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, अगर आप आगे केमिस्ट्री लेने ही सोच रहे हो या फिर साइंस स्ट्रीम में जाने सोच रहे हो तो हमेशा याद रखना, कभी भी एसिड के अंदर वाटर नहीं डालते, हम वाटर के अंदर एसिड डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने देखते हैं हमने क्या किया है, इसके अंदर हम ड्रॉप वाइज सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं और कंटिन्यूसली हमें इसको स्टीर करना है। तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास जो बीकर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे पास जो ये प्रोसेस है, जब हमारे पास टेम्परेचर अपने आप इंक्रीज करना शुरू हो जाता है, जब हम उस कंटेनर को नीचे से टच करेंगे ना तो वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को के अंदर हीट रिलीज हुई है, फिर हमने हीट दी है, हीट रिलीज हुई है। तो ये कौन सी प्रोसेस है हमारे पास, ये है एक्सोथर्मिक प्रोसेस हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास इसके अंदर क्या किया, हमने एसिड को डिसोल्व किया है वाटर के अंदर। अब हम जब इसको, ये हमेशा वही बता दिया मैंने आप लोगों को कि कभी भी एसिड के अंदर हम वाटर नहीं डाल लेंगे। ठीक है, और जब ये जो प्रोसेस ऐसे ही अगर हम सेम केस का, ये तो मैंने एसिड के लिए बताया आपको, अगर हम ये सेम प्रोसेस बेस के साथ करते हैं, अगर जैसे हमने ऐसे ही बीकर लिया, इसके अंदर पहले वाटर डाला और फिर इसके अंदर हमने डाल दिया जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, हमारे पास बेस है, इसको इसके अंदर डालेंगे तो इसका भी जो बीकर का है वो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा और जो ये बीकर है वो गर्म हो जाएगा या फिर हॉट हो जाएगा। तो ये भी क्या होगी हमारे पास, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये भी हमारे पास एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये भी हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि इसके अंदर भी हीट रिलीज हुई है। अब हमारे पास क्या पता चलता है हमें कि जब हमने वाटर के अंदर एसिड डाला और जो बेस डाला, उससे क्या हुआ, जो ये कंसंट्रेटेड एसिड थे और जो बेस थे उसको अगर हम पानी के अंदर मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, डाइल्यूट हो जाएंगे। और इससे को क्या बोलते हैं, हम इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन।
इस तो डाइल्यूशन की क्या डेफिनेशन होगी हमारे पास, मिक्सिंग ऑफ एन एसिड या फिर बेस और बेस विद वाटर results decrease in concentration of हाइड्रोनियम आयन की एसिड के अंदर और OH नेगेटिव आयंस की बेस के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम। जब हम वाटर की मिक्सिंग या फिर एसिड या फिर बेस को वाटर के अंदर डालते हैं तो उसके अंदर जो हाइड्रोनियम आयन या फिर OH नेगेटिव आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है और जो सॉल्यूशन होता है वो हमारे पास कैसा सॉल्यूशन बनता है, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, और उस प्रोसेस को क्या हम बोलते हैं, डाइल्यूशन। ठीक है, तो आज की क्लास में बस हम इतना ही करते हैं। अब हम देखते हैं हमारी